जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख हैं। पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए ईसाई और सरकार ने सहायता पहुंचाई। सर्वोच्च न्यायालय में अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों पर बहस जारी। भारत अपने पड़ोस में उत्पीड़न अल्पसंख्यकों को राहत प्रदान कर रहा है। तेलुगु बिशप परिषद ने समकालीन चुनौतियों पर कैनन लॉ सेमिनार का आयोजन किया। आर्च बिशप ने मरियम तीर्थ स्थल की पैदल तीर्थ यात्रा का नेतृत्व किया। चर्च के नेता और कार्यकर्ता गोवा की पहाड़ी से होकर रेल लाइन का विरोध कर रहे हैं। भारत सरकार ने अशांत मणिपुर में आदिवासी समूहों के साथ शांति समझौता किया। मसीह में निहित आशा के दूत गोवा के सामाजिक प्रेरिताई ने जयंती मनाई। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए ईसाई और सरकार ने सहायता पहुंचाई। पंजाब राज्य में आई विनाशकारी बाढ़ के पीड़ितों की सहायता के लिए ईसाई समूह सरकार के साथ जुड़ गए हैं। इस बाढ़ में कम से कम 37 लोगों की मौत हो गई है और हजारों लोग फंस गए हैं। भारत के खाद्य भंडार कहे जाने वाले पंजाब राज्य में 3 दशकों से भी ज्यादा समय में आई बाढ़ सबसे भीषण बाढ़ करार दी गई। इस राज्य सरकार के अनुसार इस आपदा ने 23 जिलों में कम से कम 3,50,000 लोगों को प्रभावित किया है। सरकार ने बताया है कि यह आपदा भारी बारिश के कारण आई है, जिसमें नदियां उफान पर आ गई और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित अन्य क्षेत्रों में बाढ़ आ गई। 3 सितंबर को पंजाब सरकार ने 23 प्रभावित जिलों को बाढ़ आपदा घोषित किया और सेना, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर आपातकालीन राहत अभियान शुरू किया। सर्वोच्च न्यायालय में अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों पर बहस जारी। सर्वोच्च न्यायालय इस बात पर बहस जारी रखे हुए है कि शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित एक महत्वपूर्ण नियम ईसाई समूह और चर्चों सहित भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित स्कूलों पर लागू होता है या नहीं। 2 न्यायाधीशों के एक पैनल ने 1 सितंबर को इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय की एक बड़ी पीठ को सौंप दिया ताकि यह तय किया जा सके कि अल्पसंख्यक संचालित स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों के लिए सरकारी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है या नहीं। अपने नवीनतम आदेश में शीर्ष न्यायालय ने गैर अल्पसंख्यक स्कूलों के सभी शिक्षकों के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि ऐसे स्कूलों के शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति से पहले 5 वर्ष से अधिक सेवा शेष है, उन्हें 2 वर्षों के भीतर टीईटी उत्तीर्ण करना होगा, अन्यथा उन्हें नौकरी छोड़नी होगी। आदेश में कहा गया कि जिन शिक्षकों का कार्यकाल 5 साल से कम बचा है, वे बिना टीईटी पास किए सेवानिवृत्त तक पद पर बने रह सकते हैं। हालांकि अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों पर पहले के अदालती आदेशों से जुड़ी जटिलताओं के कारण अदालत ने अल्पसंख्यक स्कूलों के शिक्षकों पर टीईटी लागू करने के मुद्दे पर फैसले लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की एक बड़ी पीठ की मांग की। भारत अपने पड़ोस में उत्पीड़न अल्पसंख्यकों को राहत प्रदान कर रहा है। सरकार ने घोषणा की है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश में अल्पसंख्यक धर्मों के लोग जो उत्पीड़न से बचकर पिछले साल के अंत तक भारत पहुंचे थे, कानूनी रूप से यहां रह सकते हैं और नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भारत के संघीय गृह मंत्रालय ने 1 सितंबर को कहा कि पड़ोसी मुस्लिम बहुलक क्षेत्रों के हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई धर्मावलंबियों को पासपोर्ट और वीजा आवश्यकताओं से छूट दी गई है। इस घोषणा से समय सीमा 10 साल और बढ़ गई है। इससे पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम के अनुसार, जो पिछले मार्च में प्रभावित हुआ था, केवल 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यक ही यहाँ रहने और भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के पात्र थे। यह नवीनतम छूट 31 दिसंबर 2024 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को ऐसी सुरक्षा प्रदान करती है और यह गारंटी देती है कि उन्हें कानूनी दस्तावेज की कमी या उनकी समय सीमा समाप्त होने पर दंड का सामना नहीं करना पड़ेगा। तेलुगु बिशप परिषद ने समकालीन चुनौतियों पर कैनन लॉ सेमिनार का आयोजन किया। तेलुगु कैथलिक बिशप परिषद के कैनन लॉ आयोग ने भारतीय कैथलिक बिशप सम्मेलन CBCI के सहयोग से 4 सितंबर को एल्लूर धर्म प्रांत के पास्टोरल केंद्र में अपना वार्षिक कैनन लॉ सेमिनार आयोजित किया।
कैथलिक कनेक्ट द्वारा रिपोर्ट किया गया यह कार्यक्रम एलूर के बिशप और TCBC के कैनन लॉ आयोग के अध्यक्ष बिशप डॉक्टर जया राव पॉलीमर के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया था। तेलुगु राज्यों के लगभग 25 धर्मगुरुओं ने इस एक दिवसीय सेमिनार में भाग लिया, जिसमें चर्च कानून और पास्टोरल पद्धति से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की गई। अनुग्रह से परिपूर्ण और सृष्टि में अनुग्रहित अस्तित्व विषय पर आधारित इस सेमिनार का शुभारंभ फादर डॉक्टर डेला वेलांकनी राव के नेतृत्व में एक प्रार्थना सभा और उद्घाटन के साथ हुआ। मुख्य सत्र फादर द्वारा दिया गया। डॉक्टर मर्लिन एम्ब्रोस CCBI आयोग के कैनन कानून और विधायक ग्रंथों के सचिव, जिन्होंने सृष्टि की देखभाल के लिए पवित्र मिस्सा के नए सूत्र की व्याख्या की। आर्च बिशप ने मरियम तीर्थ स्थल की पैदल तीर्थ यात्रा का नेतृत्व किया। तमिलनाडु के मद्रास मयलापुर के आर्च बिशप जॉर्ज एंथनी स्वामी ने 4 सितंबर को चेन्नई स्थित अवर लेडी ऑफ गुड हेल्थ के तीर्थ स्थल की अपनी पारंपरिक वार्षिक पैदल तीर्थ यात्रा की। आर्च बिशप के साथ उनकी क्यूरिया के सदस्य भी थे, जो त्योहार के मौसम में तीर्थ स्थल की यात्रा करने वाले लाखों श्रद्धालुओं के साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हुए पैदल यात्रा कर रहे थे। तीर्थ यात्रा की शुरुआत सेथोम स्थित आर्च बिशप के निवास पर प्रारंभिक प्रार्थना के साथ हुई और तीर्थ स्थल पर स्तुति और पवित्र मिस्सा के साथ संपन्न हुई। रास्ते में आर्च बिशप और उनकी क्यूरिया को अपने साथ चलते और उनकी भक्ति में भागीदार होते देख तीर्थयात्री भावुक और प्रसन्न दिखाई दिए। चर्च के नेता और कार्यकर्ता गोवा की पहाड़ी से होकर रेल लाइन का विरोध कर रहे हैं। गोवा आर्चडायसिस लोगों को लगातार विरोध और इससे होने वाले संभावित पारिस्थितिक नुकसान के बावजूद संघीय सरकार द्वारा विवादास्पद रेलवे परियोजना को आगे बढ़ाने की आलोचना करने में कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हो गया है। आर्चडायसिस के पारिस्थितिक आयोग ने 7 सितंबर को जारी एक बयान में कहा कि रेल मंत्रालय द्वारा इस नाजुक भूमि से होकर दूसरी रेल लाइन जोड़ने का कदम इसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन है। संघीय रेल मंत्रालय ने 1 सितंबर को जारी एक नोट में कहा कि यह अतिरिक्त रेल लाइन क्षेत्र में कोयला, लौह अयस्क और इस्पात परिवहन में तेजी लाएगी और गोवा में पर्यटन को बढ़ावा देगी। इसमें यह भी कहा गया कि 363 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन में से कर्नाटक में 312 किलोमीटर पहले ही पूरी हो चुकी है और गोवा से होकर गुजरने वाली 51 किलोमीटर की रेल लाइन दिसंबर 2026 तक पूरी हो जाएगी। यह रेल लाइन गोवा के मरगमा गोवा बंदरगाह में पड़ोसी राज्य कर्नाटक और शेष भारत से जोड़ती है, जो नाजुक पश्चिमी घाट के वन क्षेत्र से होकर गुजरती है। भारत सरकार ने अशांत मणिपुर में आदिवासी समूह के साथ शांति समझौता किया। मणिपुर में आदिवासी कुकी समूह ने संघर्षग्रस्त पूर्वोत्तर राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के साथ नए शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के बावजूद अपने क्षेत्र के लिए एक अलग प्रशासन की अपनी मांग दोहराई है। कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड पीपुल फ्रंट ने 7 सितंबर को जारी एक बयान में मणिपुर में कुकी क्षेत्रों के लिए एक विधानसभा सहित एक केंद्र शासित प्रदेश की मांग दोहराई। भारत के केंद्र शासित प्रदेश प्रांतीय राज्यों के विपरीत एक प्रशासन के माध्यम से सीधे संघीय सरकार द्वारा शासित होते हैं। कुकी जो मुख्यतः ईसाई है, राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों को नियंत्रित करते हैं, जबकि इसके प्रतिद्वंदी बहुसंख्यक हिंदू मैतेई लोग इंफाल घाटी के जिलों पर हावी हैं। मैतेई जो राज्य की 32 लाख आबादी का 53% हिस्सा है, राज्य का सबसे बड़ा जाति समूह है। वे सरकार और प्रशासन पर नियंत्रित रखते हैं और कुकी जो उनकी आबादी 41% है द्वारा अलग प्रशासन की मांग का विरोध करते हैं। मसीह में निहित आशा के दूत गोवा के सामाजिक प्रेरिताई ने जयंती मनाई। आर्च बिशप फिलिप नेरी कार्डिनल फेराउ ने गोवा और दमन के आर्चडायसिस में सामाजिक प्रेरिताई के जयंती समारोह के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए आग्रह किया, यीशु में निहित रहें और अपने हृदय में आशावान और आनंद के साथ इस मिशन को आगे बढ़ाएं। सामाजिक प्रेरिताई एक मिशन है और यह मिशन समर्पण और आत्म बलिदान की मांग करता है। 7 सितंबर को पुराने गोवा स्थित सेंट जोसेफ वाज स्पिरिचुअल रिन्यूअल सेंटर में कार्डिनल फेराउ की अध्यक्षता में एक भव्य धन्यवाद प्रार्थना सभा के साथ जयंती मनाई गई। यूक्रिस्ट समारोह का आयोजन केंद्र के निदेशक और सेंट्रल जोन के एपिस्कोपल विकार फादर हेनरी फल्काओ, कारितास गोवा के निदेशक फादर मेरविन फर्नांडिस, सामाजिक न्याय और शांति परिषद के कार्यकारी सचिव फादर सावियो फर्नांडिस फादर के द्वारा किया गया। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने।
आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।